ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। यादव ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ नहीं? किसान आंदोलन का पहला और सबसे बड़ा मकसद था, है और रहेगा कि ये जो 3 कानून हैं इनको रद्द करवाया जाए। कोई एक उस बड़े पर्पस के लिए ये तो अलग अलग प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, प्रोग्राम को बदलते हैं, लेकिन आपका टारगेट नहीं बदलता। टारगेट है इन तीनों कानूनों को रद्द करवाना और उसके बदले प्रधानमंत्री से एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी लेना। उसमें कोई बदलाव नहीं है और आंदोलन था, है, रहेगा और मजबूत होगा। और इस बहाने कुछ जो हमारे बीच खराब एलिमेंट्स आ गए थे उससे छुट्टी मिली। यादव जी, एक जथेबंदी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ। सर मैं आप दोनों बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ? कल जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई शक नहीं है कि 2 सबसे बड़े, जो सबसे खराब घटनाएं हुई उसमें एक है पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति और दूसरे हैं दीप सिद्धू। इन दोनों के अगर आप बैकग्राउंड देखें तो सीधी उंगली, शक की सुई सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ जाती है। सवाल ये उठता है जिसके बारे में जांच होनी चाहिए। सैकड़ों संगठन सिंगो बॉर्डर पे बैठे हैं, सिर्फ एक संगठन को स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि वो बैरिकेड के दूसरी तरफ, यानी पुलिस वाली साइड के ऊपर आके अपना टेंट लगाए, वो भी 15 दिन बाद। ऐसा क्यों हुआ? जिस संगठन ने सवाल ये है कि एक जथेबंदी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। मैं खुद उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था तो मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूँ वो ठीक नहीं है इसके बारे में। राज्यपाल जी ने स्पष्ट किया है कि उनको दूसरी जथेबंदी को चूँकि पहले ही 7:30-8 बजे आगे बढ़ने का मौका दे दिया गया और दूसरा राइट हैंड वाला रास्ता नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि मैं उस स्पॉट पे मौजूद नहीं था तो मैं आपको इसके बारे में कॉन्क्रीट नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? मेरा ये कहना है आप 3 लोग अगर एक एक करके नहीं पूछोगे, अगर नेता लोग ये करने लग जाए तो आपको नेताओं को बोलने का सलीका नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR यादव जी ਤੁਹਾਡੇ आप तीनों आपस में फैसला, आप आपस में फैसला कर लो किसने पूछना है। कहा कि उनकी कॉन्स्पिरेसी इसमें हो सकती है, तो सर रिपब्लिक डे के दिन एक गवर्नमेंट जो है वो अपने ही इमेज क्यों डैमेज करेगी सर? वो इस तरह के काम करके अपने मतलब इमेज को क्यों खराब करना चाहिए? आप बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल सरकार से जरूर पूछना चाहिए। मैं आपको एक इशारा कर देता हूँ। पिछले 2 महीने से इस सरकार के पास कुछ नहीं था आंदोलन के खिलाफ, ना फैक्ट्स, ना सच, ना नैतिकता। हर तरफ सरकार बैकफुट पे थी, पब्लिक सिंपैथी के हिसाब से बैकफुट थी। आखिरी औजार क्या होता है? इस दुनिया का आजकल सबसे बड़ा हथियार है कैमरा। सरकार को एक वीडियो फुटेज चाहिए थी 90 सेकेंड की और वो 90 सेकेंड की फुटेज उन्हें मिली। आप ही बताइए, वहाँ पे लाल किले में जब इस तरह की बेअदबी की घटना हुई, तिरंगे के अलावा एक दूसरा झंडा लगाया गया, वो 2 मिनट में उतारा क्यों नहीं गया? उसको लटका क्यों रहने दिया गया? जब हो रहे थे उस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस वहाँ पे थी, आर्मी होती है लाल किले में। ये सब शक की सुई कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इस मामले में जाती है। तो सर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कि इससे जो आपका आंदोलन उसको कहीं कोई बैकफुट पे जाएगा या सरकार के साथ जो आगे कोऑर्डिनेशन मिल सकता था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हर्डल आ सकता है? सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन हमें तो मिला नहीं है पिछले 60 दिन से, आगे पता नहीं कब मिलने वाला था। सरकारों ने तो यही इनाम दिए हैं, FIR केस और ये सब पहले भी मिले हैं, आज भी मिले हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो नहीं होगा। बस हम आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहते हैं, इस देश का किसान अपने राष्ट्रीय झंडे की बेअदबी ना कर सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? मैंने केवल इतना कहा है कि दीप सिद्धू के जिस तरह के काम हैं, जिस तरह का उसका बैकग्राउंड है, बीजेपी के साथ जो उसका एसोसिएशन है, ये सब
एक बहुत गहरा इशारा करता है। दीप सिद्धू अचानक कल 26 जनवरी को लाल किले में नहीं आ गए थे, उससे पहले 4 महीने पहले शंभू बॉर्डर के अंदर जब हुआ था उन्होंने मोर्चा लगाया था। आप जानते हैं उन्होंने पंजाब की जथेबंदियों में घुसपैठ करने की कोशिश की थी और पंजाब की जथेबंदियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और इस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया था कि ये सेपरेटिस्ट लैंग्वेज बोलता है आदमी, इसको हमें अपने साथ नहीं रखना। 4 महीने पहले से चीज़ें तो हो गई थी, उसके बाद क्या सरकार को पता नहीं लगा? और इस बैकग्राउंड का आदमी जो खुल्लम खुल्ला सेपरेटिज्म की वकालत करता रहा है, उस बंदे को लाल किले में घुसने की इजाजत कैसे मिली? वो माइक लेके लाल किला में बोल रहा है। कहीं ना कहीं मामला तो बहुत गहरा है जिसकी शिनाख्त होनी चाहिए। सर ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये तो बहुत पुरानी कहानी है, आपको याद होगा 1960-65 से किस्सा शुरू हुआ था, जिसके बाद जब पंजाब सूबे का निर्माण करने में इतनी देर हुई थी। ये कहानी तब से जाती है, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, आपको 70 साल पुरानी कहानी बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग रही है और मैं नहीं चाहता कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ और काम करे जिससे पंजाब में ये फीलिंग और गहरी हो। यादव जी आखिरी सवाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਵੋ? मुझे जो बताया गया है कि उन्होंने कोशिश की वहाँ पहुँचने में, हालांकि पूरा रास्ता ब्लॉक था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये सब सवाल आप उन लोगों से जो मौके पे मौजूद थे पूछिए। मैं शाहजहाँपुर में था, मैं शाहजहाँपुर का परेड लीड कर रहा था, तो मैं वहाँ 150 किलोमीटर दूर रह के आपको यहाँ की गवाही दूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। बिल्कुल पहुंचना चाहिए था और उन्होंने कोशिश की, ऐसा मुझे बताया गया है, लेकिन मैं क्योंकि मौके पे मौजूद नहीं था, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँ। ਇਹ ਨੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।